कि ये टैलेंट उम्र का मोहताज नहीं होता है। आपके अनुसार देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सबसे जरूरी बदलाव क्या होना चाहिए? जो ग्राउंड लेवल पे जो एथलीट्स हैं उन्हें अच्छी बेटर फैसिलिटीज मिले, लाइक उन्हें और अपॉर्चुनिटीज मिले। जो गरीब घर के बच्चे हैं जिनके पास जो इक्विपमेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, जो ट्रेनिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, कुछ लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ऐसे नॉर्मल मिडिल क्लास घर के बच्चों के लिए आई थिंक बेटर फैसिलिटीज, इक्विपमेंट्स और कोचेज अलॉट करने जाना चाहिए। कि क्या क्या परेशानी आपको आती है? खेल और पढ़ाई को एक बहुत बड़ा रहा है कि घर वालों एक रहता है कि खिलाड़ी जो बच्चों का रहता है कि भविष्य माँ बाप चाहते हैं कि भविष्य अच्छा हो। तालियां हो जाए आज हमारे बीच मौजूद हमारे खिलाड़ी एवं मुख्य अतिथियों के लिए। दोस्तों और मेरे देश के तमाम युवाओं, अब वो अवसर है जब राजस्थान के युवा सीधा अपने मुख्यमंत्री जी से संवाद करेंगे। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी कि वे हमारे युवाओं से संवाद साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप इस युवा संवाद में आप सभी का स्वागत है। खेलो इंडिया ये संवाद हमारे युवाओं को प्रेरित करने के लिए आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के अंदर सभी राज्यों में यह कार्यक्रम आयोजित किया है। आप सभी ये जानते हैं कि युवा हमारा गौरव है। विकसित भारत की कल्पना ये युवाओं के बिना नहीं की जा सकती। विकसित भारत 2047 में युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है और उसे लेकर के प्रधानमंत्री जी ने आप सभी से संवाद किया है और ये संवाद चलता रहता है। आज मैं कुछ युवाओं से यहां, क्योंकि जब से हमारी सरकार आई है हमने युवाओं का हर क्षेत्र में भागीदारी के लिए काम किया है। हमारे 3 बजट आए हैं। हमने बजट से पहले युवाओं की सरकार से इच्छा और अपेक्षा क्या है, इसके लिए हमने युवाओं के ग्रुप को बजट से पहले बुला करके कि आखिरकार वो सरकार से क्या चाहते हैं, वो किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं। लगातार हमने तीनों बजटों में युवाओं की सहभागिता से काम किया है और उसमें मैं हमेशा कहता हूं कि ये टैलेंट उम्र का मोहताज नहीं होता है। एक अच्छी और एक विजन के साथ अच्छा सुझाव एक मेरा 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल का युवा भी दे सकता है। और उन युवाओं के जब मैंने सुना तो उनके विचार आए, तो आप देखोगे हमने हर बजट में युवा ने जो हमें सजेस्ट किया और उनके जो विचार आए उनके अनुरूप हमने तीनों बजटों में हमने प्रावधान भी किया है। क्योंकि युवा का सपना जो होता है और उस सपने को साकार करने के लिए जो उसको आवश्यकता होती है, वो निश्चित रूप से हमारा दायित्व बनता है, चाहे हमारे केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, हम उसको कैसे पूरा कर सकते हैं। युवा विभिन्न क्षेत्रों में जाने वाला होता है और उसी विभिन्न क्षेत्रों की जब हम बात करते हैं तो आज एथलेटिक्स में हमारी बहन है लक्ष्यता,
किधर हैं? तो मैं आपसे पूछूंगा कि आपके विचार, आपके अनुसार देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सबसे जरूरी बदलाव क्या होना चाहिए? नमस्ते सर। सो आई थिंक मेरा एक सजेशन है कि जो ग्राउंड लेवल पे जो भी नोट करना मतलब भैया। जो ग्राउंड लेवल पे जो एथलीट्स हैं उन्हें अच्छी बेटर फैसिलिटीज़ मिले, लाइक उन्हें और अपॉर्चुनिटीज़ मिले जो गरीब घर के बच्चे हैं जिनके पास जो इक्विपमेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, जो ट्रेनिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, कुछ लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ऐसे नॉर्मल मिडिल क्लास घर के बच्चों के लिए आई थिंक बेटर फैसिलिटीज़, इक्विपमेंट्स और कोचेज अलॉट करने जाने चाहिए। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। लगता आपने बहुत ही इतनी कम उम्र में एशियाई स्तर पर कांस्य पदक जीतकर पूरे प्रदेश का मान बढ़ाया है। इसके लिए मैं आपको बहुत 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 शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आगे हैं मानव शर्मा। मानव जी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा कि आपके क्षेत्र में, क्योंकि आप एथलेटिक्स में, आपके क्षेत्र में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने में सबसे बड़ी, उनको तो मैंने बताया, आप बताइए कि कैसे कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं ये पूछ रहा हूं क्योंकि आप आगे गए कि क्या क्या परेशानी आपको आती है? सर परेशानी सबसे पहले तो फाइनेंशियली आती है, क्योंकि सारे जितने भी खिलाड़ी रहते हैं जो कोई बड़े घर से नहीं रहते हैं, सारे मिडिल क्लास फैमिलीज रहते हैं। बट आपकी सरकार जो है सर पहले से ही हमको बहुत सारी सुविधाएं प्रदान कर रखी है हमारे लिए। बस हमारा आपसे एक अनुरोध है कि जो जो सुविधाएं आपने हमको प्रदान कर रखी हैं उसको थोड़ा सा और उसका स्तर और अच्छा किया जाए, तो हम और हमारे जो भाई हैं छोटे जो आगे आएंगे, जो मेडल लेके आएंगे, वो आगे और अच्छा कर सकें। सर देखो, ये तो आपने बताया है, उसमें हम लगातार कर रहे हैं, वो भी मैं आपको जब मेरा उद्बोधन होगा उसमें मैं बताऊंगा जी कैसे हमने किया है। लेकिन मैं आपसे जो मैंने पूछा है, आपको क्या क्या परेशानी आई, क्योंकि आने वाले हर युवा के साथ जो आपको परेशानी आई वो हर युवा के साथ है, तो हम चाहते हैं कि उनका समाधान हो। तो वो परेशानी आप बताएं सर। कि साहब हमें आर्थिक रूप से आपकी बात आ गई, लेकिन उसमें आपको वहां से आने में, कोचिंग लेने में कई सारी आपको परेशानी आई होंगी, तो उनके बारे में मैं आपसे जिक्र करना चाहता हूँ। सर प्रथम कोचिंग को लेके है, अच्छे कोच, फिर अच्छे ट्रेनिंग सेंटर्स, जिम, न्यूट्रिशन, इन सब की अच्छी गाइडेंस। अगर हम मतलब मेरे को पहले स्टार्टिंग में सारी प्रॉब्लम्स आई थी, उसके बाद फिर सर जैसे जैसे मेरे मेडल्स आते गए उसके बाद सरकार की तरफ से मुझे प्रोत्साहन मिलता गया और मैं और अच्छा करता गया। फिर तो घर वालों का भी भरोसा हुआ होगा, मिलने वालों का भी भरोसा, जब एकदम स्पीड बढ़ती है, आगे व्यक्ति जाता है तो फिर तो मिल जाता है। लेकिन शुरुआती दौर में जो परेशानी आती है वो सबसे बड़ी दिक्कत होती है। बहुत शुरुआती दौर में सर सबसे बड़ी जो आती है कि खेल और पढ़ाई को एक बहुत बड़ा रहा है कि घर वालों एक रहता है कि खिलाड़ी जो बच्चों का रहता है कि भविष्य, माँ बाप चाहते हैं कि भविष्य अच्छा हो। अब कुछ माँ बाप ये नहीं समझ पाती खेल में भी आगे भविष्य बनता है। उनकी सबसे बड़ी जो चुनौती रहती है कि खेल में इसका आगे भविष्य बनेगा या नहीं बनेगा। उनको एक क्लियरिफिकेशन की आगे इस बच्चे का, हमारे का खेल में भी भविष्य बनेगा, ये सबसे बड़ी चुनौती थी मेरे लिए। मैं यही कहलवाना चाहता था, ये जो है मैं आपसे यही कहलवाना चाहता था कि हमारे सबसे पहले हमें हमारे परिवार को, माताजी पिताजी को कैसे हमें हमारे उस काम के प्रति उनके भाव और भावना को ठीक करना है। क्योंकि हर माता पिता यहां भी बैठे हैं, हर माता पिता ये चाहते हैं कि मेरा बेटा पढ़ करके और रोजगार प्राप्त करे। यही सोच होती है कि नहीं होती है? हम चाहते हैं कि हमारा युवा खेल में भी अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। तो माता पिताओं को यह भी सोचना चाहिए कि हमारा बेटा अगर किसी खेल में रुचि रखता है
तो वहां की उसकी बहुत अधिक संभावना है, उसको भी पूरा कर सकता है। ये हमारे भाई को ही नहीं, ये अधिकतर परिवारों में मानव को ही नहीं आई है, सभी को आती है। हर माँ बाप ये कहता है कि नहीं आपको पढ़ाई कब करोगे, खेल ही खेल में करते हो। आती है कि नहीं आती है? ये आप तो उससे निकले हैं। तो यही मैं पूछना चाह रहा था, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि माता पिताजी को भी, परिवार को भी इसमें अगर रुचि दिखा करके योगदान देंगे तो हमारे युवा का हौसला उसमें बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अविरल तिवारी, अविरल जी पीछे हैं। अविरल जी, अब राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने के लिए आप अपनी तैयारी में क्या बदलाव और सुधार कर रहे हैं? प्रमुख उपलब्धि राज्य अंडर 23 स्वर्ण पदक विजेता ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी प्रतिभागी हैं ये। अविरल तिवारी जी बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ सर, मैंने अभी अपनी ट्रेनिंग में टेक्निक और अपनी स्टैमिना और इनको इम्प्रूव करने के लिए अपना वर्कआउट चेंज किया है, और मैं आगे अपने मेंटल स्ट्रेंथ को ट्रेन करना स्टार्ट कर रहा हूँ अब, जो नेशनल लेवल में, ताकि मैं अच्छा परफॉर्म कर सकूं। आप बताइए, स्कूल और कॉलेज स्तर पर खेलों को और बढ़ावा देने के लिए आपका क्या सुझाव है? सर, अगर कंपटीशन एक्सपोजर थोड़ा और होगा स्कूल्स और कॉलेजेस में तो बढ़ावा होगा खेलों को, और हम पार्टिसिपेट करेंगे तो वो मेंटल, मतलब एक वो रहता है कि कंपटीशन जब खेलता है आदमी तो उसको कॉम्पिटिटिव फीलिंग रहती है एक। देखिए, कभी कभी मैं एक बात और कहता हूं, जिस व्यक्ति ने थोड़ा सा किसी भी क्षेत्र में अभाव देखा है वो ज्यादा बढ़ता है, वो उन चुनौतियों को स्वीकार करता है। ये आपने अच्छा कहा है। निश्चित रूप से हमारी सरकार इसमें काम कर रही है, और हम ये भी चाहते हैं कि अविरल आप भी राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन के लिए आप अपनी तैयारी कैसे करनी है, उसमें बदलाव क्या करना चाहते हैं, तो ये आप करेंगे, हमें विश्वास है। आप देश के लिए, राजस्थान के लिए अच्छा काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। एक हमारी बेटी है भूमिका पारीक, किधर है? गुड मॉर्निंग सर। जी बताएं भूमिका जी। जी सर। आपसे मेरा है कि खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, सुविधाएं, मार्गदर्शन देने के लिए क्या किया जाना चाहिए? सर, सबसे पहले तो लोगों को बताना चाहिए कि स्पोर्ट्स के भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं पढ़ाई के अलावा, और लोगों को जागरूक करना चाहिए कि आप स्पोर्ट्स में खेलोगे तो आप बहुत आगे जा सकते हो। जितना आप पढ़ाई से नहीं जा सकते उतना आप स्पोर्ट्स में भी आगे जा सकते हो, और स्पोर्ट्स से आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों बेटर रहती है। आपके जीवन में स्पोर्ट्स में आने के लिए किसकी प्रेरणा आपको मिली है? सर, मेरी मोस्ट प्रेरणा मेरी मदर है। शी इज ऑल्सो अ प्लेयर। शी इज अ बास्केटबॉल नेशनल चैंपियन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपने कितने आपके छोटे भाई बहन युवाओं को प्रेरित करने का काम किया है? सर, मैंने, मेरे दोस्त हैं और जो मेरे कजन्स हैं, मैंने उनको भी बहुत बताया है कि तुम खेलो, दिन में ज्यादा टाइम नहीं तो 1 घंटा खेलो, मतलब कुछ भी करो, तुम्हें जो खेल पसंद है तुम वो खेलो। और मेरा छोटा भाई है, उसको मैं मेरे साथ लेकर मैं खिलाने लग गई हूँ, वो भी अब प्लेयर है बहुत बड़ा। नहीं, लेकिन आपने कहा कि ज्यादा नहीं, 1 घंटे खेलो। सर, हैबिट धीरे धीरे बनती है, तो आप अच्छा। 1 घंटा खेलोगे, फिर और पसंद आएगा तो ज्यादा। नहीं, कहीं उसमें हैबिट का कारण है
या कोई दूसरा भी कारण है? सर मेन चीज तो ये है कि पेरेंट्स एनकरेज नहीं करते बच्चों को कि भाई तुम खेलो, वो कहते हैं बस पढ़ो। तो पढ़ाई यही के मैं साथ कहना चाह साथ रहा खेल था भी कि जरूरी कारण हैबिट का नहीं है, कारण ये है कि पेरेंट्स उसको 1 घंटे या 2 घंटे की छूट देते हैं, बाकी कहते हैं कि पढ़िए। यही आता है ना? है। जी सर। चलिए, अब राजस्थान के युवाओं को क्या कहना चाहोगे? युवा भाई बहनों को आप क्या कहोगे? आप पढ़ाई के साथ साथ खेल भी जरूरी है। राजस्थान इज कमिंग फ्रॉम द रूरल एरिया, मोस्ट उसमें रूरल एरियाज है, तो उसमें पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है खेल की बजाय। तो खेलो और देश को आगे बढ़ाओ। बहुत अच्छा, थैंक यू। थैंक यू सर। बहुत बोलिए भारत माता की। भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। आज के इस माई भारत खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे माननीय जयपुर ग्रामीण के सांसद श्री राव राजेंद्र सिंह जी, हमारी जयपुर शहर की सांसद सम्मानीय श्रीमती मंजू शर्मा जी, इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे छोटे युवा और भाई और बहनों, सभी प्रमुख गणमान्य व्यक्तित्व, सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपका वंदन करता हूं। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के अंदर जिस तरह का संवाद रखा है, मित्रों, उन्होंने अपने उद्बोधन में एक बात कही थी और निश्चित रूप से इसको हमें देखना चाहिए कि 2014 से पहले देश के अंदर कितने मेडल आते थे। हमें ध्यान था जब हम पढ़ते थे, उसके बाद जब कोई भी खेल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होते थे तो उस सूची को ऊपर से पढ़ने में तो कोई फायदा नहीं होता था, हम नीचे से पढ़ते थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अधिकतर कहते थे कि उसको नीचे से पढ़ा जाता था कि कहीं नीचे से ही कोई एक आध जगह कहीं नाम कांस्य पदक में, रजत पदक में कहीं कोई आ जाए, स्वर्ण की तो कोई बात ही नहीं होती थी। लेकिन 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस मिशन को तोड़ते हुए लगातार आप देख रहे हैं कि हमारे युवा किस तरह से लगातार मेडल लेकर के आ रहे हैं। मैं ऐसे उन सभी युवाओं को आज इस संवाद के माध्यम से मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी ये भी जानते हैं कि 2014 के बाद युवाओं को लेकर के हमारे प्रधानमंत्री जी ने कई तरह के नीति भी बनाई है और उसके माध्यम से हमारा युवा कैसे आगे बढ़े, लगातार उसके लिए काम किया है। और आज माई भारत का एक अभिनय कार्यक्रम जो प्रारंभ देश के अंदर हुआ है, उसमें लगातार युवा जुड़ रहे हैं। आज का ये संवाद कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों का एक हिस्सा है। आने वाले 29 तारीख को राष्ट्रीय खेल दिवस, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले
मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित है। मैं उन्हें भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं कि उन्होंने उस समय देश का गौरव बढ़ाने का काम किया था। साथियों, माई भारत खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम की प्रेरणा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रही है। ये हम सबका सौभाग्य है कि आज हमें उनका भी मार्गदर्शन मिला है और उन्होंने स्पष्टता से कहा है कि हम हमारे युवाओं को दिशा देने के लिए, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम किसी तरह की कोर कसर नहीं छोड़ेंगे और उन्होंने इसलिए 36,000 करोड़ रुपए का बजट उसमें दिया है जो आज के इतिहास में सबसे अलग है। और मैं युवाओं से भी कहना चाहता हूं कि आप अपने युवाओं को धैर्य, आत्मविश्वास और अथक परिश्रम से विकसित भारत में उसको सबसे बड़ी भूमिका निभानी है। उनका मानना यह भी है कि जब युवा शक्ति सही दिशा में अगर लगेगी, सही उसके संस्कार होंगे, अनुशासन होगा, एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ आगे बढ़ती है तो देश नई ऊंचाइयों को छुएगा। क्योंकि युवा स्वयं सेवा, कौशल विकास का नेतृत्व, नागरिक भागीदारी के अवसर प्रदान करता है, राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाता है। माई भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू इसलिए किया है कि उस पर जुड़ करके ज्यादा से ज्यादा हमारे युवाओं को एक दिशा मिले, वो दिशा मिले जो दुनिया को आगे बढ़ाने की हो। मेरे युवा साथियों, क्योंकि हम युवा दिवस जब 12 जनवरी को मनाते हैं तो स्वामी विवेकानंद जी को हम याद करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने देश दुनिया में जाकर के किस तरह का भारत का नेतृत्व किया, भारत का पक्ष रखा, अपनी संस्कृति का और अपने विचार को पहुंचाया। और उस समय जब उन्होंने कहा था 1893 में कि 21वीं सदी भारत की होगी, और आप देख सकते हैं कि 21वीं सदी भारत की उस नरेंद्र ने कहा था और ये नरेंद्र बना रहे हैं। मेरे युवाओं, क्योंकि जब 2014 से पहले जो सरकारें थीं, आपकी उम्र 12 साल, 13 साल, 11 साल, 14 साल होगी। आज आपकी उम्र 22 साल, 23 साल, 24 साल, 21 साल की उम्र आपकी हुई है। लेकिन उससे ज्यादा उम्र वाले लोगों से आप बैठिए, क्या उस समय देश के हालात क्या थे, क्या स्थिति थी, देश किस दिशा में जा रहा था। युवा ने अपना सपना देखना बंद कर दिया कि क्या होगा आखिरकार। देश के लोग सोचने लग गए थे कि हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा। ये सारी बात मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि पिछले 12 सालों में जो अंतर आया है, पिछले 12 सालों में देश की अर्थव्यवस्था से लेकर के, देश के विकास से लेकर के, देश की गरीब कल्याणकारी योजनाओं से लेकर के, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के लगातार हमारा देश जो आगे बढ़ा है। और दुनिया में आज अगर आप देखोगे, लोग कहते थे भारत गरीब देश है, यहां से फोटो लगा करके मंदिरों के ऐसे फोटो बस्तियों के दे करके लोग उनसे मांग करते थे। आज हम कह सकते हैं कि हमारा देश आर्थिक रूप से सशक्त हो रहा है। जब हम 12वें पायदान पे, 11वें पायदान पर थे, आज हम 4थे पायदान पर आ गए। आर्थिक रूप से अर्थव्यवस्था में हम 4थे स्थान पे हैं। आने वाले समय में हम 3रे स्थान पर आने वाले हैं, यानी कि दुनिया की 3री महाशक्ति बनने वाले हैं। ये अगर हमें देखने को मिला तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिला। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हमें युवाओं को दिशा देने के लिए, युवा को दिशा तय करनी है,
युवा किस दिशा में जाना चाहता है, युवा सरकार से क्या अपेक्षा रिक्शा करता है, युवा अपने माता पिता से क्या इच्छा और अपेक्षा करता है। मेरे युवा साथियों, इस देश के निर्माण में आपका बहुत बड़ा योगदान है और आज हम कह सकते हैं कि यह भारत है, युवा भारत है। आज इसमें देश की आबादी 65% युवाओं की है, जो 35 साल से नीचे हैं। उससे हम लगता है कि आज दुनिया में अगर देखोगे, मैं कई जगह कई देशों में जाने का मुझे अवसर मिला है, वहां युवाओं की कमी है और आज हमारा भारत युवा भारत है। इसलिए विकसित भारत 2047 में आपका बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन आपको तय करना पड़ेगा कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं, क्योंकि देश का निर्माण हर दिशा में होता है, हर व्यक्ति के द्वारा होता है। इसलिए आपको दिशा भी तय करनी है कि मुझे क्या बनना है, क्या करना है, कैसा करना है, जहां जाना है मुझे, मेरा नेतृत्व कैसा होगा। किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए हमको कुछ बातें याद रखनी होंगी, उनको याद रखते हुए हम आगे बढ़ें। माई भारत केवल पोर्टल नहीं बल्कि अमृत पीढ़ी के सामर्थ्य को विकसित भारत के संकल्प से जोड़ने का सशक्त माध्यम है। जैसा मैंने कहा कि हमारा युवा जो सोचता है उसका वो सपना पूरा होना चाहिए, लेकिन सपने के लिए सपने रात वाले नहीं होने चाहिए। सपना वो होता है, सोने पे सपना आता है, वो सपना नहीं होता है। सपना वो होता है जो सोने नहीं देता है। और जिस दिन आपका सपना, आपका विजन उस दिन ये आ गया कि वो आपको सोने नहीं देता है, मैं ये गारंटी से कह सकता हूं कि जो आप बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। उसमें इतना है, क्योंकि जब हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति मजबूत होगी तो उस काम को हम कर पाएंगे। मैं जब युवा संवाद होते हैं तो मैं कहता हूं, क्योंकि जब मेरा युवा 22-21 साल का आता है तो उसके मन में भ्रमितता रहती है, क्योंकि वो देखता है, दोस्तों के साथ बैठता है, घर वालों के साथ बैठता है, रिश्तेदारों से चर्चा होती है। कोई कहता है ये कर लीजिए, कोई कहता है ये कर लीजिए, कोई कहता है ये कर लीजिए। घर में ही 2 ग्रुप हो जाते हैं। वो कहता है कि आपको ये करना चाहिए, विषय लेने में भी हो जाते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो विषय लेने में भी हो जाते हैं कि ये विषय लीजिए, ये विषय लीजिए। मैं हमेशा अभिभावकों से कहता हूं कि ये आपका विषय नहीं है, ये वो मेरे युवा का विषय है, उस पर छोड़ दीजिए। वो क्या करना चाहती है, क्या करना चाहता है, उस पर छोड़िए और उससे कहिए आप आगे बढ़िए, जिससे कि उसको मजबूती मिले, उसको ताकत मिले, उसके सपनों को पूरा करने की और वो आगे बढ़े। इसके लिए उसके ऊपर उसे छोड़ना चाहिए। और ये मैं कई बार कहता भी हूं। मित्रों, हम खेलों कौशल विकास और रोजगार के अवसरों से जोड़ने की भी बात करते हैं, उसको भी हमें जोड़ना है। सामुदायिक सहभागिता सहयोग प्लेटफॉर्म प्रारंभ जो हमने किया है, उसमें भी हमें काम करना है। देश को पदक तभी मिलते हैं जब देश में खेल संस्कृति का निर्माण होता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हमारी राजस्थान की सरकार भी लगातार उसके लिए काम कर रही है। और हमने कहा है कि हर ग्राम पंचायत के अंदर हमारा खेल का मैदान होगा, क्योंकि यह टैलेंट कहां से निकलता है, किस गांव से निकलेगा, शहर के अंदर किस मोहल्ले से निकलेगा। आप देख लीजिए, जो भी खिलाड़ी है पहले वो गली का खिलाड़ी है, पार्क का खिलाड़ी है, वहां से निकल करके वो आगे बढ़ा है। तो अगर उसको सुविधाएं वहां मिलेंगी, मेरे गांव में मिलेंगी, मेरे मोहल्ले में मिलेंगे, तो मेरा युवा आगे खेल के क्षेत्र में भी आगे बढ़ेगा। और हम चाहते हैं कि युवा अपनी खेल से पहचान बनाए, हमारे प्रदेश का गौरव बढ़ाए। लगातार हमारी सरकार भी उसके लिए काम कर रही है। और राष्ट्रमंडल खेलों में प्रदेश के खिलाड़ी जब मेडल लेकर के आते हैं तो कितनी खुशी होती है। अभी हमारी बहन अरुंधति चौधरी ने मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतकर नया इतिहास रचाया है।
यशवीर सिंह जी ने भाला फेंक में स्पर्धा कांस्य पदक जीतकर आए हैं और हमारी राजस्थान की सरकार भी लगातार उनके लिए काम कर रही है। हमने भी उनको स्वागत किया है, उनका अभिनंदन किया है, पारितोषिक किया है। हम चाहते हैं कि राजस्थान भी हमारा खेल के क्षेत्र में आगे बढ़े और आपने देखा है 2.5 साल के अंदर हमने हर संभाग पर हमने कहा है कि खेलों के लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। हर संभाग में स्टेडियम हो, सारे खेल की सुविधा हो और हमने पूरे राजस्थान के अंदर पंच गौरव का निर्माण किया है, जिसमें उस जिले का एक खेल भी हमने लिया है, स्पेशल खेल एक लिया है, बाकी और भी खेल सकते हैं। और हमने हर गांव में कहा है कि खेल का मैदान बनेगा, खेल का मैदान हम बना रहे हैं। जिले के अंदर हम स्पोर्ट्स की सारी सुविधाएं उसमें अवेलेबल हो वो हम कर रहे हैं। महाराणा प्रताप खेल कूद विश्वविद्यालय की स्थापना भी हमने 101 करोड़ रुपए मंजूर करके उसकी भी हमने की है। खेल शिक्षा प्रशिक्षण अनुसंधान का केंद्र बने। हमारी सरकार ने खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन के लिए रिकॉर्ड स्तर पर आर्थिक सहयोग दिया है और अब तक हमने 3,540 खिलाड़ियों को लगभग 52 करोड़ रुपए का हमने उनको प्रोत्साहन राशि हमने दी है। जो खिलाड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं, सरकारी सेवाओं में उनको हम प्राथमिकता दे रहे हैं। इस नीति के तहत हमारी सरकार द्वारा 186 खिलाड़ियों को हमने 2.5 साल के अंदर नियुक्ति भी हमने उन खिलाड़ियों को दी है। राजस्थान के इतिहास में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन किया, जिसमें 7 शहरों में यानी कि 7 संभागों में गेम्स हुए। 222 विश्वविद्यालयों को जोड़ने का काम हमने किया है। लगभग 7,000 खिलाड़ियों ने उसमें भाग लिया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 2025 में शानदार कुल 60 पदक जीतकर देश में तीसरा स्थान हमने प्राप्त किया है। पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में भी राजस्थान के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। हम चाहते हैं कि हमारे युवा आगे बढ़ें। पिछले 2 वर्ष में खेल उपकरणों के लिए लगभग जो हमसे खिलाड़ियों ने इच्छा और अपेक्षा जताई उसके लिए हमने 18 करोड़ रुपए के इक्विपमेंट उनको उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार ने किया है। और हम चाहते हैं कि हमारे युवाओं को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, उसके लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। और आपने देखा है कि युवाओं को 50 प्रदेश में 50 खेलो इंडिया केंद्र स्थापित किए गए हैं। नियमित प्रशिक्षण खेल सामग्री और प्रशिक्षकों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सवाई मानसिंह स्टेडियम में एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बॉक्सिंग के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी स्थापित किया जा रहा है और चयनित खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। और हम राजस्थान युवा नीति भी लेकर के आए हैं। इसके माध्यम से युवाओं को शिक्षा, कौशल और खेल नेतृत्व का विकास, नए अवसर सृजित करें, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम भी शुरू हमने की है और इसमें लगातार अकादमियों खिलाड़ियों को मैच भत्ता भी हमने पहले 2,600 मिलता था, उसको भी बढ़ा करके हमारी सरकार ने 4,000 कर दिया है। युवा साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपके माध्यम से राजस्थान के एक एक युवा को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जो हमने आपसे वायदा किया है, खेल क्षेत्र में भी आप आगे बढ़िए। जहां आप हमसे कहोगे हम निश्चित रूप से उस काम को भी करेंगे। हमारे युवाओं को बढ़ाने के लिए हम किसी तरह की कोर कसर छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर आप रोजगार की बात करते हैं तो लगातार हम रोजगार की स्थिति आप देख रहे हैं राजस्थान के अंदर। हमने हमारे घोषणा पत्र में कहा था कि 4 लाख हम सरकारी नियुक्ति देंगे, लेकिन हमने 1,89,000 नियुक्तियां हमने 2.5 साल में दे दी हैं। 1,22,000 के पेपर हो गए हैं या कुछ हो रहे हैं। 70,000 हमने और वैकेंसी निकाल दी है। अगर इनको जोड़ोगे तो 3,80,000 के लगभग हमारी ये बैठेंगी। अभी हम और निकालने वाले हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं क्योंकि युवाओं को हम जानते हैं कि युवा किस तरह से पिछली सरकार में परेशान रहा था। लगातार पेपर लीक होते थे। 410 पेपर हो गए, एक भी लीक हुआ क्या? 410 पेपर हमारे 2.5 साल के अंदर हुए हैं। 1,89,000 नियुक्ति पत्र हमने दे दिया। लगातार हम हर महीने तीसरे महीने रोजगार मेला आयोजित कर रहे हैं।
4.5 लाख हमने प्राइवेट स्तर पर नौकरी दी है। हमने कैलेंडर आयोजित कर दिया, कब वैकेंसी निकलेंगे, कब आपको फॉर्म भरना है, कब आपका पेपर होगा, कब आपका परिणाम आएगा, कब आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। पहली बार देश के अंदर ही पहली बार राजस्थान ने कैलेंडर जारी किया। जिस तरह का हमने आप देखा है कैलेंडर हमने देखा है। 12 जनवरी को हमने युवा नीति लेकर के आए थे, क्योंकि हम युवा नीति इसलिए लेकर के आए थे, कुछ हमारे युवा हैं जो स्वयं का कारोबार करना चाहते हैं। उसके लिए हमने 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का बिना ब्याज का लोन भी हम दे रहे हैं। वो अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाए, लेकर के आए, हमारी सरकार उसको पूरी तरह से लोन दे रही है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि युवाओं का भरोसा कौन करता है 21, 22 साल, 23 साल के युवा पर। जब वो ये कहेगा मैं 50 लाख की फैक्ट्री लगा रहा हूं तो घर वाले भी कहेंगे क्या कह रहे हो आप। अगर किसी पड़ोसी से मांगोगे, किसी रिश्तेदार से बात करोगे तो वो भी कहेगा भैया 50 लाख, भले कितना भी नजदीक है, लेकिन एक बार तो कहेगा 20, 22, 25 साल के युवा को देकर के क्या करना है। विश्वास करता है क्या कोई, बताइए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी विश्वास करते हैं ना। हमारी सरकार ने कहा है कि 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक हमारे युवा को हम देंगे। युवा हमारी ताकत है, युवा हमारा विकसित भारत की नींव है। इसलिए हमने कहा हमारे युवाओं को हम देंगे। आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके लाइए, पूरी तरह से करिए, आप आगे बढ़िए। और राजस्थान पोटेंशियल है, राजस्थान में बहुत आवश्यकता है। अभी हम चाहते हैं, हमने नीति आयोग के माध्यम से एक योजना बनाई है बाढ़ विकास और ग्राम विकास की। उसमें हम चाहते हैं कि हमारी प्रोसेसिंग यूनिटें लगे, कोल्ड चेन बने, डेयरी भी आए, गोडाउन भी बने और ट्रांसपोर्ट का काम भी हो, जिससे कि हमारे युवाओं को उसके माध्यम से रोजगार मिल जाए। आज हम देखते हैं राजस्थान में कई तरह के उत्पादन होते हैं, लेकिन प्रोसेसिंग यूनिट यहां नहीं है। मैं प्रवासी राजस्थानियों से भी जाता हूं, वहां उनसे भी कहता हूं कि आप आइए, राजस्थान में यूनिट लगाइए, जिससे मेरे राजस्थान के युवाओं को रोजगार मिले। मेरे भाइयों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि लगातार हमारी सरकार युवाओं को संबल देने के लिए लगातार काम कर रही है। आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि आप आएं, आप क्या करना चाहते हैं, आपको क्या करना है, दृढ़ इच्छा शक्ति से उस काम के लिए आगे बढ़ें। पूरी तरह से हमारी सरकार आपके हर सहयोग के लिए तैयार है। आज इस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन मिला है और प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो निश्चित रूप से हर क्षेत्र में हम काम करेंगे तो हमारा राजस्थान भी आगे बढ़ेगा, हमारा भारत भी आगे बढ़ेगा। हम विकसित राजस्थान के लिए, विकसित भारत के लिए मैं राजस्थान के सभी युवाओं से आह्वान करना चाहता हूं कि आइए, हमारे इस राजस्थान को बढ़ाइए, हमारे देश को बढ़ाइए। हमारी ये डबल इंजन की सरकार आपके लिए पूर्ण रूप से तैयार है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।